नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और तनाव मुक्त हैं। अभी तक हम 3 सत्र आपके साथ कर चुके हैं इस विषय पर कि कैसे आप अपने तनाव को अपने से दूर रख सकते हैं, कैसे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और कैसे अपने मन को इस स्तर पर लेके आ सकते हैं कि आपके मनोबल को स्ट्रेंथ मिले, जोर मिले और आप किसी भी कारणवश अपने तनाव को जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, उसे अपने से दूर कर सकें। हमने अभी तक कई गतिविधियां करके ये देखा है कि तनाव एक बड़ी सामान्य सी चीज है जो किसी को भी हो सकती है। वो छोटे हो, बड़े हो, किसी भी कक्षा में हो, काम कर रहे हो, किसी को भी तनाव हो सकता है। तनाव होने का कोई एक कारण नहीं होता है। किसी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो अपने जीवन में आते हैं जिसके कारण की तनाव हो सकता है। बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर होती है और तनाव उनमें से ही बस एक भावना है। इसलिए तनाव को लेके हमें बहुत चिंतित नहीं रहना है। तनाव को लेके हमें बहुत हताश नहीं होना है। तनाव से कैसे निपटा जाए, तनाव को अपने से कैसे दूर रखा जाए और तनाव रिक्त मन को कैसे हम बना सके, इसके लिए हमने आपसे कुछ कुछ गतिविधियां की थी। हमने ये सीखा था कि कैसे हम अपने मन को पहले स्थिर रख सकते हैं, क्योंकि जब तनाव होता है तो कई तरीके की नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर आ जाती है और हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक बनाने के लिए अपने मन को सबसे पहले स्थिर करना पड़ता है। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे एक बोतल में जब एक साफ पानी होता है तो वो एक पारदर्शी रूप से दिखता है और हम उसके आर पार देख सकते हैं। हमारा मन वैसे ही पारदर्शी पानी की तरह होता है, बिल्कुल साफ। पर जब उसमें कोई गंदगी आती है, मान लीजिए कोई नकारात्मक सोच आती है या विचार आता है, तो हमारा जो मन है वो धुंधला हो जाता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि अगर हम बोतल में मिट्टी डालते हैं तो उसका पानी जो है वो धुंधला हो जाता है और उसके आर पार साफ नहीं दिखता है। और अगर हमें उस पानी को दोबारा साफ बनाना है तो हम उसे कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि वो जो मिट्टी और उसके अंदर जो भी गंध है वो बैठ जाए अपने बोतल के नीचे और जो बाकी बचा हुआ पानी है वो फिर पारदर्शी हो जाए। तो इसके लिए हमने कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस की थी। उनमें से एक एक्सरसाइज जो थी वो थी डीप ब्रीदिंग की, श्वास खींचने की और छोड़ने की। क्योंकि हमने ये देखा था, हमने ये महसूस किया था, हमने ये जाना था कि जब हम श्वास को अच्छी तरह से लेते हैं और छोड़ते हैं, वो मदद करता है कि हमारा जो मानसिक स्थिति है वो एक शांत स्थिर लेवल के ऊपर आ जाए। आज हमारा आखिरी सत्र है जिसमें कि हम और कुछ आपसे ऐसी गतिविधियां करा के आपको बताएंगे कि आप अपने मन को शांत और तनाव मुक्त कैसे रख सकते हैं। पर ये शुरू करने से पहले आइए हम पहले इस चीज का अभ्यास तो दोबारा कर लें, क्योंकि बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं होता, ये भी हमने ज्ञात कराया था। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पहले सीधा बैठ जाइए। बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा बैठिए। आंखें बंद कर लीजिए। मैं 1 से 8 तक की गिनती गिनूंगा। 1 से 4 में हम श्वास को जोर से खींचेंगे और 5 से 8 में हम श्वास को धीरे धीरे करके अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो मैं शुरू करता हूं, हम 3-4 बार ये करेंगे। तो चलिए सीधा बैठिए, आंखें बंद करिए और श्वास लेना हम शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरी बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी बार। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। एक आखिरी बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अब हम ये सत्र शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम गतिविधियां तो कुछ करेंगे, पर हम आपको बहुत सारा टाइम भी देंगे जिससे कि आपके जो भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सके। तो आपके कोई भी प्रश्न जो आपके दिमाग में है, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप लिख के रख लीजिए। आप चैट बॉक्स पे भी भेज सकते हैं अपने टेक्निकल टीम के थ्रू, अपने अध्यापकों के थ्रू, या बाद में जब हम आपको हाथ खड़ा करने के लिए, हैंड रेज करने के लिए बोलेंगे, आप तब भी हैंड रेज करके वो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके कोई भी अगर ऐसे प्रश्न है, ऐसे सवाल है जो कि शायद हम कवर नहीं कर पाए, जिनका शायद हमने आपको जवाब ठीक से नहीं दिया, वो हम आपको दे पाए। तो हम पहली गतिविधि शुरू करते हैं। मैं शिल्पी मैम को बुलाता हूँ, वो पहली गतिविधि आपसे कराएंगी। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हम एक गतिविधि से। क्या आप सब लोग तैयार हैं गतिविधि करने के लिए? हाथ ऊपर उठा के मुझे बताइएगा। बहुत अच्छे। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक गतिविधि करते हैं और इस गतिविधि का नाम ही है खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। गतिविधि का नाम है खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। मैं आप लोगों को क्या क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप सब लोग अगर नीचे बैठे हैं तो आप लोग अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा एक दूसरे के बीच डिस्टेंस बना के रखेंगे। और अगर चेयर डेस्क में बैठे हुए हैं और खड़े होके प्रॉब्लम होगा, खड़े होने में परेशानी आती है, तो आप बैठे बैठे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जब खेलेंगे बोलेंगे तो आपको क्या करना है? जंप करना है, कूद मारनी है। ठीक है, एक ऑडियो में आपको सुनाऊंगी, उसमें आएगा खेलेंगे। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइएगा अपनी सीट पे और तब आप जो है ऐसे जंप कर सकते हैं जब खेलेंगे बोलेंगे। और अगर आप बैठे बैठे करना चाहते हैं तो धीरे से आप ऐसे करके अपने आप को उठा सकते हैं। जब खेलेंगे आएगा तो आपको कूदना है। ठीक है, और धीरे से कूदेंगे ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। दूसरा है कूदेंगे। तो कूदेंगे में आपको अपने पैर का अंगूठा टच करना है। ठीक है, और अगर आप चेयर डेस्क में हैं और खड़े हैं तो आप पैर का अंगूठा टच नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने घुटनों पर टच करना है। ठीक है, कूदेंगे में आपको अपना पैर का अंगूठा टच करना है। तीसरा है हंसेंगे। हंसेंगे में आपको अपनी बॉडी को ऐसे हिलाना है। ठीक है, अपने शरीर को हिलाना है। खड़े हैं तो अच्छे से हिलाइए जैसे मैं हिला रही हूँ। ठीक है, बैठे हैं तो बैठे हुए में आप अपने आप को ऐसे हिला सकते हैं जैसा भी आपका मन करता है। चौथा है मौज करेंगे। तो मौज करने में है ऐसे पीछे मुड़ जाना है। ठीक है, मौज करने में आपको पीछे मुड़ जाना है। ठीक, दोबारा करते हैं। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। ठीक है, दोबारा मेरे साथ करिएगा। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। ठीक है, सब लोगों को समझ आ गया? खेलेंगे में क्या करना है, सब लोग करके दिखाइए। जंप करना है, वेरी गुड। कूद मारनी है। कूदेंगे में क्या करना है? वेरी गुड, अपने पैर के अंगूठों को टच करना है या फिर घुटनों को टच करना है। ठीक है, हंसेंगे में, हंसेंगे में क्या करना है? अपने शरीर को हिलाना है। बहुत अच्छे। और मौज करेंगे में पीछे मुड़ जाना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप यहाँ से चला के सुनाऊंगी। आपको उसके साथ इस गतिविधि को करना है। ठीक है, खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे।
खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। आप सब लोगों को ऑडियो सुनाई दे रहा है? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। वेरी गुड। तो फिर आप वैसे ही करिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये ऑडियो सुन करके आपको वैसे ही करना है जो मैंने आपको अभी निर्देश दिए थे, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, खेलने में जंप करना है, कूदेंगे में आपको अपना पैर टच करना है, और हंसेंगे में बॉडी हिलानी है, शरीर को हिलाना है, और मौज करेंगे में आपको ऐसे पीछे मुड़ जाना है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे, हंसेंगे कूदेंगे खेलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे, हंसेंगे कूदेंगे खेलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। हम दोबारा से इस एक्टिविटी को करते हैं, और अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कृपया करके सब लोग प्रतिभाग करें। ठीक है, दोबारा से एक बार और। खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे, हंसेंगे कूदेंगे खेलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे, हंसेंगे कूदेंगे खेलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे। सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब लोगों को मजा आया एक्टिविटी करने में? इस गतिविधि को करने में सबको मजा आया? हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं जैसे देख पा रही हूँ, इस गतिविधि को करने के बाद आप सबके चेहरे पे एक अलग मुस्कान है, सब लोगों के अंदर एक अलग उत्साह आ गया है ना? सब लोग अपने आप को बहुत एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस एक्टिविटी को करके हमें क्या समझ में आया। तो जैसे आप लोगों ने जाना था, पिछले सत्रों में आपको पता है कि हमने नकारात्मक भावनाओं के बारे में बात किया था। तो तनाव जब हमको नकारात्मक बनाता है, हमें अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता, नकारात्मकता की जब हमें भावना आती है, जब हम तनाव महसूस करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक बना सकते हैं उन गतिविधियों को करके जिनसे हमें कुशलता महसूस होती है, जिसको करने में हमें मजा आता है। ठीक है, तो हम उन गतिविधियों को कर सकते हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए, जिससे हमें मजा आता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप सबके चेहरे पे एक अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। आप जो भी, कई बारी हम लोग बाहर बैठे रहते हैं, हमारे को कभी लेट हो जाता है स्कूल आने में, या फिर जो है क्लास जो है जल्दी स्टार्ट हो जाती है और मेरा बाहर कुछ काम रह जाता है, तो कहीं ना कहीं वो तनाव महसूस होता है। लेकिन अभी जब आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब हमने ये गतिविधि करी, तो एक अलग सकारात्मक भाव हमारे अंदर से आया, और जितना भी जो तनाव था वो सब बाहर हो गया, वो अब हम महसूस नहीं कर रहे हैं। तो जब हम खुशहाली का एहसास करते हैं तो हमें सकारात्मकता महसूस होती है, हम सकारात्मक महसूस होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि मुझे तनाव महसूस हो रहा है, मुझे नकारात्मक भाव आ रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी कुशलता की एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को डांस करना पसंद होता है, तो आप वो एक्टिविटी करके, वो शारीरिक गतिविधि करके आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, आप अपने तनाव को दूर कर पाएंगे इन गतिविधियों को करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का गतिविधि में प्रतिभाग करने के लिए और गतिविधि के मतलब को समझने के लिए।
अब सत्र को आगे बढ़ाने के लिए और अगली गतिविधि कराने के लिए मैं अनामिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पे आए और सत्र को आगे लेकर जाए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब हम दूसरी गतिविधि करने जा रहे हैं जिसमें आपको ये जानने को मौका मिलेगा कि हम अपने तनाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि गतिविधियों की, ऐसी गतिविधियां, ऐसी चीजें करना जिनको करने में हमको आनंद आता है। तो बच्चों, आपके सामने आपकी कॉपी होगी, आपका पेन होगा। तो आपको ये करना है कि आप एक सूची बनाइए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो तस्वीरें दी गई हैं उनमें अलग-अलग तरह की गतिविधियां दर्शाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप खेलते हुए देख रहे हैं किसी बच्चे को, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई रंग कर रहा है या पेंटिंग कर रहे हैं या रंग कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी किसी को बातचीत करना अच्छा लगता है, किसी को अपने दोस्तों और मित्रों से बात करना अच्छा लगता है, तो किसी को अपने परिवार में बात करना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप ही में से कुछ बच्चों को तैराकी करना अच्छा लगता है। कुछ कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को खाना पकाना अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों को संगीत सुनना या फिर गाना गाना भी अच्छा लगता है। इसके अलावा सोना भी कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों को सोना भी अच्छा लगता है, तो ये भी एक गतिविधि हो सकती है कभी कभी आराम करने के लिए। किसी किसी बच्चे को किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करके संगीत बजाना अच्छा लगता है। ये कुछ भी हो सकता है, गिटार है या बांसुरी है या फिर कोई अन्य वाद्य यंत्र। इसी प्रकार से कुछ बच्चों को साधारणतः वॉक करना या फिर टहलना या फिर जॉगिंग करना अच्छा लग सकता है। कुछ बच्चों को ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना पसंद आता है। किसी किसी को क्राफ्ट का काम, यानी आप देखते होंगे कि कभी कभी हम में से कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फालतू चीजें पड़ी होती हैं जिनका बहुत इस्तेमाल नहीं होता, उनका इस्तेमाल करके कोई नई चीज का सृजन करना या कोई नई चीज तैयार करना। तो आप में से कुछ कुछ बच्चों को क्राफ्ट करना बहुत अच्छा लगता होगा। इसी प्रकार से आप में से कुछ बच्चों को योगासन है या फिर शारीरिक व्यायाम करना भी अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं, आप उनमें से या फिर सारी चीजें चूंकि हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते थे बच्चों, तो आप इन चित्रों की सहायता से एक सूची तैयार कर सकते हैं जहाँ पे आप वो गतिविधियां लिखेंगे जो आपको करने में अच्छा लगता है या आनंद आता है। आप इन तस्वीरों के अलावा जो भी गतिविधियां आपको अच्छी लगती हैं जो यहाँ पर नहीं दी गई हैं, आप वो भी सूची बना सकते हैं। अब इस तरह की सूची बनाने का आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम सब जानते हैं कि जब हम वो गतिविधियां करते हैं जिनसे करने में हमको आनंद आता है, हमको खुशी मिलती है, तब हमारा तनाव कम हो जाता है कि क्योंकि हम कहीं ना कहीं नकारात्मक भावना जो कि हमें तनाव की वजह से आती है, वो सकारात्मकता में परिवर्तित होने लगती है। और हम हर दिन जब कोई ना कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जो हमको अच्छी लगती है और जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है, तो हमारी जो एक पूरी समग्र कुशलता होती है यानी कि वेलबींग, तो उसमें बढ़ोतरी होती है। हम स्वस्थ महसूस करते हैं, हमारा मन और शरीर फिट रहता है और हम किसी भी तनाव की परिस्थिति से निपटने के लिए, जिसमें से एक परिस्थिति हो सकती है छोटी सी परीक्षा की भी, तो हम उससे भी निपटने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए बच्चों, ये आवश्यक है कि आप ऐसी एक सूची बनाइए और जब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इन गतिविधियों को करने से बेहतर होगा, तो आप बाकी की अन्य चीजें जो हैं बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर आपको अपने अपने भावों का, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना हो, तो आप जल्दी कर पाओगे। आपका कोई अन्य काम करना हो, नया काम करना हो, खेलना कूदना हो, पढ़ाई करनी हो या मित्रों से बातचीत करना आप चाहते हैं, सब कुछ आप बहुत ही खुशी खुशी और अच्छे से कर पाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक देख पा रहे हैं, हमारी जो दूसरी गतिविधि है वो है समग्र कुशलता का अर्थ। समग्र कुशलता यानी यहाँ पे हम जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम वेलबींग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कुशलता, हमारा कुशल होना, हमारा स्वस्थ होना।
ठीक है? तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि तनाव को कम करने के लिए अपनी वेलबींग का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके हाथ में एक बहुत ही बड़ा शस्त्र बोल सकते हैं या टूल है, जिसकी सहायता से आप बच्चे अपना तनाव को कम कर पाओगे। वही हम लोग करना भी चाहते हैं, ठीक है ना? तो अब आप भी इस चीज़ को समझते होंगे कि गतिविधियाँ तो बहुत ढेर सारी हैं, जो करनी हमको अच्छी लगती है और हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनसे बेहतर होता है। परंतु एक प्रश्न जो है, वो ये है कि हम सारी गतिविधियाँ तो नहीं कर सकते हैं। परंतु हम वो गतिविधियां कर सकते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, या जिन्हें करना हमको पसंद आता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बात ये है कि जो गतिविधि करना मुझे अच्छी लगती है, ये आवश्यक नहीं है कि मेरे मित्र को भी वही गतिविधि करना अच्छा लगे। तो हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें बच्चों यहाँ पर जरूरी ये है, ये आवश्यक हमारे लिए है कि हम इस बात को समझें कि वेलबींग यानी कि समग्र कुशलता या स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या करना है, या मेरे लिए समग्र कुशलता का अर्थ क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इसको परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ही जैसे किसी विद्यार्थी का ही ये एक यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, जहाँ पे उस बच्चे ने ये यहाँ परिभाषित करने की कोशिश करी है कि उसके लिए समग्र कुशलता यानी वेलबींग है क्या। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उस बच्चे ने ये बताया है कि चित्र बनाकर मुझे शांति मिलती है, ठीक है? खेलने से मुझे शक्ति मिलती है। जब मैं परेशान होती हूँ या होता हूँ, तब मुझे अपने दोस्तों से बात करने से समाधान मिलता है। मेरे लिए समग्र कुशलता का मतलब है प्रसन्न रहना। आपने देखा, एक बच्चे ने अपने लिए समग्र कुशलता को यहाँ पे परिभाषित किया, बताया कि उनके लिए इस बात का क्या अर्थ है। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको भी ये मत सोचिए कि आपके मित्र क्या सोचते हैं, आपको ये सोचना है कि आपके लिए समग्र कुशलता यानी वेलबींग का, कुशल रहने का, खुश रहने का क्या अर्थ है। तो अपने शब्दों में आपको इसको परिभाषित करना है। कैसे करेंगे? कॉपी पेन आपके पास है? हैंड रेस करिए। ठीक है, तो आपको लिखना होगा। अब मैं एक एक लाइन बोलूंगी, आप अपने लिए ये चीजें लिखते जाइए, जिससे आपको आपकी वेलबींग की परिभाषा मिल जाए, ठीक है? डैश डैश करने से मुझे आराम मिलता है। यहाँ पर आप लिखिए, जिस चीज को करने से आपको आराम मिलता है, आपको वो डैश में यहाँ पे रिक्त स्थान आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको डैश से मुझे ताकत या ऊर्जा मिलती है। तो जहाँ पे रिक्त स्थान है, वहां पे आपको वो चीज लिखनी है जिसको करने से आपको लगता है कि आपको ताकत मिल रही है, या फिर आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। फिर आपको ये लिखना है बच्चों कि जब मैं परेशान होती हूँ या होता हूँ, तब मुझे डैश से शांति मिलती है। तो क्या करने से आपको शांति मिलती है अगर आप परेशान होते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब मेरे लिए समग्र कुशलता यानी कि कुशल रहना, स्वस्थ रहने का मतलब है। अब आपके लिए स्वस्थ रहने का क्या मतलब है या खुश रहने का क्या मतलब है, वो आप यहाँ खाली स्थान पे एक शब्द या फिर एक वाक्य में आराम से लिख सकते हैं। अब जो भी रिक्त स्थान दिए वहां पर आप एक भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा चीजें भी लिख सकते हैं। हो गया बच्चों? अच्छा, अब एक छोटा सा काम करिएगा कि आपके बगल में जो आपके सहपाठी बैठे हैं या आपके जो मित्र बैठे हैं, आप उनका काम देखिए कि उन्होंने कैसे समग्र कुशलता को परिभाषित किया है, और आप अपनी कॉपी बच्चों अपने बगल में बैठे बच्चों को दिखाइए। तो एक दूसरे को जरा अपना काम दिखाइए, अपनी परिभाषा दिखाइए और पढ़िए कि उसमें अंतर है कि समानता है।
आप दिखा रहे हैं एक दूसरे को? देखा आपने? हाँ, एक दूसरे से साझा करिए बच्चों ज़रा। देखिए उसमें कोई समानता है या अंतर है? ठीक है। तो बच्चों आपने देखा होगा, लेकिन एक बात जो हम सब समझते हैं कि हमें जो करना अच्छा लगता है और हमारे आसपास जो लोगों को करना अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए कि हम कैसे शारीरिक रूप से फिट रहें, मानसिक रूप से प्रसन्न रहें, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करनी होती हैं। हो सकता है कि आपके मित्र और आपकी जो गतिविधियाँ हैं उनमें समानता हो, ये भी हो सकता है उसमें अंतर हो। और अंतर भी होता है तो ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हम सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है? परंतु ये आवश्यक है कि हम इसको जाने ज़रूर कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करके प्रसन्नता होती है। अब एक गतिविधि बच्चों यहाँ पर छोटी-सी है, इसको भी आप समझ लीजिए, जिसे आप करेंगे। मेरी समग्र कुशलता का टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना आप सबको आता ही होगा। आप सबने पहले टाइम टेबल बनाया भी होगा, पढ़ाई को लेके या किसी अन्य चीज़ों को लेके। तो बच्चों जो एक विषय पे हम लोग लगातार कुछ पिछले दिनों से बात कर रहे हैं, वो यह है कि हम लोग तनाव के बारे में बात कर रहे हैं कि तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने नकारात्मक भावों को सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं या सकारात्मक भावों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों ये बात तो तय है कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ये अपने आप तो नहीं होगा और कहीं न कहीं आप सब इसको करने के लिए तैयार हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बच्चों अभी जो आपने गतिविधियों की एक सूची बनाई थी, जहाँ पर आप आपने गतिविधियों की एक सूची बनाई थी, जहाँ पर आपने ये लिखा था कि आपको कौन-सी गतिविधियाँ करनी अच्छी लगती हैं, तो आपको उनकी सहायता लेनी है। और अगर आपने सूची बनाते वक़्त आप भूल गए थे कि हाँ, कुछ गतिविधियाँ मैंने नहीं लिखी थी, आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं। आपको एक समय सारणी या फिर टाइम टेबल बनाना होगा। बिल्कुल जैसे एक साप्ताहिक टाइम टेबल हम बच्चों बनाते हैं दिन के हिसाब से। जैसे यहाँ एक बच्चे का टाइम टेबल हम आपको दिखा रहे हैं। यह है समग्र कुशलता का टाइम टेबल। अपनी वेलबींग को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं। तो जैसे उन्होंने तय किया कि सोमवार को वो रंग भरेंगे, ठीक है? मंगलवार को वो खेलेंगे, बुधवार को वो तैराकी करेंगे, बृहस्पतिवार को वो संगीत संगीत सुनेंगे, शुक्रवार को वो चित्र बनाएंगे और शनिवार को उन्होंने निर्धारित किया कि उस दिन उनको सोने का वो करेंगे, वो सोने के लिए अधिक समय निकालेंगे, ठीक है? ये एक उदाहरण था आपके सामने कि कैसे एक टाइम टेबल हमने बनाया हुआ है और उसको उसका पालन करना बच्चों बहुत आवश्यक है। और जब आप तनाव कम करने की बात कर रहे हैं तो ये आवश्यक है कि आप अपनी समग्र कुशलता यानी वेलबींग को बढ़ाने के लिए, खुश रहने के लिए, तनाव को कम करने के लिए जो सूची बनाएंगे, उसमें से एक या एक से अधिक गतिविधियों को आप दिनवार बांटिए और उनको करने का प्रयास करिए। क्योंकि जब आप बच्चे करेंगे, तब आपके तनाव में ज़रूर कमी आएगी। और हर दिन ये तय करिए कि हर दिन मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है, जिससे मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ या करता हूँ। अब इसके अतिरिक्त ये भी थोड़ा जानना आवश्यक है कि हम ये जानें कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जिनको हमारा ध्यान में रखना आवश्यक है, जिससे हमारा तनाव भी कम हो और हम परीक्षा में अच्छे से कर सकें। इसके लिए हमारे साथ में मुनीश सर हैं, मैं उनको बुलाऊँगी जिससे वो आगे की क्रम से आपको अवगत कराएँ। तो बच्चों आपने अभी तक ये तो जान लिया होगा कि हम अपने तनाव को दूर रखने के लिए क्या-क्या गतिविधियां कर सकते हैं और अब भली भांति आप इससे परिचित हो गए हैं कि इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी चीजें नहीं करनी है। अपने जीवन में छोटी-छोटी चीजें करके, हल्की-फुल्की गतिविधियां करके आप अपने मन को एक सकारात्मक लेवल पे रख सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं को और उनसे होने वाली प्रतिक्रियाओं को आप अपने से दूर रख सकते हैं।
जो भी हमने आपको गतिविधि कराई है, वो बेशक अपने मन को शांत करने के लिए श्वास लेने की एक्टिविटी हो, या कोई टाइम टेबल बनाना हो अपने लिए, या कोई फिजिकल एक्टिविटी की पहचान करनी हो, या अपनी सोच को, अपने विचार को नकारात्मक से सकारात्मक सोच के स्थिति को परिवर्तित करना हो अपने दिमाग में, ऐसी जो भी हमने आपको परिस्थितियां, जो भी गतिविधियां कराई हैं, वो कभी भी आप कर सकते हैं। वो चाहे परीक्षा हो या जीवन में आने वाला कोई भी, मैं तो ये कहूंगा कि आप हर रोज इनको प्रैक्टिस करिए, इसका अभ्यास करिए। कुछ समय निकालिए अपनी हॉबी के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए, जो कि आपको पॉजिटिव बनाती है, जो कि आपको हेल्दी बनाती है और जिससे आपको खुशी मिलती है। क्योंकि जितनी खुशी आपके दिमाग में रहेगी, उतना ही किसी और भावना को अंदर आने के लिए टाइम या चांस नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ शब्दों में आपको ये बताऊंगा अब कि अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए आप किस तरीके से अपने मन की और अपने स्वास्थ्य की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले है थोड़ा सा रुकना, आराम करना। जैसे ही आपको, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो पहला जैसे बोल रहे हैं कि अपने मन को स्थिर रखना है। उस स्थिरता के लिए आप श्वास ले सकते हैं या कोई ऐसी आप गतिविधि चुन सकते हैं अपने लिए जिससे कि आपका मन स्थिर हो जाए। योगासन करना या कोई और ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि आपको शांति मिलती है। अनुशासित रहने से आप अपनी मन को और कोई भी तनाव जो आपके अंदर आ रहा है उसको आप दूर रख सकते हैं। अनुशासित होने का क्या मतलब है? अनुशासित होने का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप करिए बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी और सोच विचार के। और अगर आपने मान लीजिए ये प्लान किया है, आपने एक टाइम टेबल बना लिया, जैसे कि हमने आपको होमवर्क दिया था कि अपना परीक्षा के लिए आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर मान लीजिए आपने कोई भी टाइम टेबल बनाया है और उसमें आपने लिखा है कि आप शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में खेलेंगे, तो कृपया करके 6 से 7 बजे के बीच में खेलिए, जब तक कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि आप खेल ना पाए, जैसे बारिश हो गई या घर में कोई आ गया और आप बाहर ना जा पाए, तो वो अलग चीज है। ये इसको ही अनुशासन कहते हैं। सिर्फ पढ़ाई करने को अनुशासन नहीं कहते हैं, बट हाँ, जब आपका पढ़ाई का समय आपने टाइम टेबल पे लिखा है कि 5 और 6 के बीच में हम पढ़ाई करेंगे, या जब तक कि मेरा ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, इसकी मैं पूरी समीक्षा नहीं कर लेती, तो मैं अपने जगह से नहीं हिलूंगी, या ये 3 क्वेश्चन करके, इन 3 प्रश्नों का उत्तर देके प्रैक्टिस करके ही मैं कुछ करूंगी, तो इसको अनुशासन कहते हैं। ठीक है। जब आप अनुशासन से काम करते हैं तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलता है। कोई भी शारीरिक गतिविधि आप चुन लीजिए और उसको करिए। जरूरी नहीं है कि आप सबके लिए एक ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो सबको हर्षोल्लास में रखे या सबको पसंद आती हो। हमने बहुत सारे यहाँ पे चित्र दिखाए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। कोई, किसी को भागना अच्छा लग सकता है, किसी को तैराकी अच्छी लग सकती है, किसी को फुटबॉल अच्छा लग सकता है, किसी को घर में बैठ के चेस खेलना अच्छा लग सकता है। चेस खेलना भी एक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ही गतिविधि है। थोड़ा सा कम शारीरिक है, बट वो गतिविधि तो है ही जो आपके मन को स्वस्थ रखती है। तो इस तरीके की शारीरिक गतिविधियां आप अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। अच्छी तरह से तैयारी करना। हमने ये कल, परसों जब हम शनिवार को मिले थे, तो हमने कहा था कि अभ्यास से आप भाग नहीं सकते, अभ्यास करने से आप बच नहीं सकते। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। वो बेशक पढ़ाई हो, खेलकूद हो, चित्र बनाना हो, या और ऐसा कोई भी कार्य हो आपके जीवन का जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, बिना अभ्यास के, बिना पूरी तैयारी के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके अंदर उतना आत्मविश्वास जागरूक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है। तो जितना आप अपनी तैयारी करेंगे अभ्यास कर करके, उतना तनाव आपके अंदर से निकल जाएगा। टाइम टेबल का पालन करना, हमने ये
ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है। अनुशासित रहने वाले में मैंने एग्जाम्पल टाइम टेबल का ही दिया था, तो इसमें मैं और ज़्यादा वक्त अभी नहीं लगाऊंगा। स्वस्थ खाना, बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप अपने खाने को, अपने आराम करने को, विश्राम करने को भूलें ना। कई बार ऐसा होता है कि हम शायद तनाव ना भी हो, पर हम ये सोचते हैं कि अच्छा अगर मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को 3 घंटे एक्स्ट्रा लगाने हैं, तो चलो कहीं ना कहीं हम अपने खाने का टाइम कम कर देंगे या हम ठीक से नहीं खाएंगे। तो उससे तो नहीं बातें ठीक होंगी, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना, आपके बॉडी में, आपके शरीर में पूरी तरह से एक स्फूर्ति होना, एनर्जी होना बहुत जरूरी है। शरीर और मन साथ साथ चलते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मानसिक स्तर भी अच्छा नहीं होगा। और यही बात उतनी ही दुरुस्त है कि अगर आपका मानसिक रूप से अगर आपको कोई परेशानी है, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके शरीर पे भी पड़ता है। और ये हम पहले देख चुके हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसके बारे में हमने पहले गतिविधियां भी की है। तो टाइम पे खाना, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना बहुत बहुत जरूरी है। और समग्र कुशलता की गतिविधियां जो भी आपने अभी अपने कॉपी में लिखी, 1 लिखी है, 2 लिखी हैं, 4 लिखी हैं, उसका पालन करिए और उसको अपनी जिंदगी में हर रोज करिए। बेशक वो आधा घंटा निकालिए, हो सकता है कई बार आपके पास टाइम उसके लिए बहुत ना हो। अब जैसे परीक्षाएं आने वाली है और आपको अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना ली है, आपको एक क्रम बनाना है कि आप क्या ज्यादा करेंगे, क्या कम करेंगे। तो हो सकता है उस दौरान जो भी आपने गतिविधि लिखी है वो आप थोड़ा सा कम टाइम दें, पर उसको खत्म मत कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप वो गतिविधि नहीं करेंगे, आपको वो ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको वो पॉज नहीं मिलेगा, आपको वो ठहराव नहीं मिलेगा, जो कि जरूरी है अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। तो ये तो कुछ बातें थी जो आपको अपने ध्यान में रखनी है और जरूर रखनी है और करनी है। एक चीज जो है वो है कि शारीरिक गतिविधियां करना, हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि एक तो वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे को अंदर से एक स्वस्थ होने का अनुभव कराता है। ऐसी गतिविधियों को हम करें जिससे करने से हमारी समग्र कुशलता बनती है, और इसके हमने बहुत सारे उदाहरण आपको दे दिए हैं। नियमित रूप प्रतिदिन करने से सकारात्मकता बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि मान लीजिए आपके परीक्षाएं भी आ रही हैं और आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िए, समय थोड़ा कम कर दीजिए, पर करिए जरूर। क्योंकि फिर वो आपका जो उत्साह रखने में मदद करेगा, उसी से आपका तनाव दूर दूर होगा। ठीक है। कुछ बच्चों ने, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे प्रश्न पूछे थे कि जिस समय हम परीक्षा दे रहे होते हैं, उस समय हमारा जो नकारात्मक विचार है, या उस समय कई ऐसी चीजें होती है कि हम फोकस नहीं कर पाते, हम ठीक से सोच नहीं पाते, और हमारा जो परीक्षा है वो ठीक नहीं होती है, खराब हो जाती है। तो परीक्षा के दिन क्या करें, ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत चीजें बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी तक बताई, बहुत अलग नहीं है। इसका कहने का मतलब ये भी है कि अगर आप वही चीजें करते रहिए, उस दिन भी करें, तो आपको मदद मिलेगी। कुछ चीजें इनमें से ऐसी है जो कि शायद अगर आप छोटी कक्षाओं में इस समय हैं, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल इस समय जुड़े हुए हैं, आपके लिए ना ठीक बैठे, पर आप को आगे तो कम से कम उसका फायदा मिलेगा, उसकी मदद मिलेगी। तो पहली चीज है, परीक्षा वाले दिन थोड़ा सा जल्दी उठें और अपने मन को शांत करने का कोई भी जो आपने तरीका ढूंढा है उसकी प्रैक्टिस करें। उस दिन आपको थोड़ा सा ज्यादा अपने मन को कंट्रोल में रखना होता है बाकी दिनों से। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे, 10-15 मिनट पहले उठ के या कुछ, तो वो मदद करेगा आपको उतना ही शांत रहने में, ताकि परीक्षा देने के समय आप आराम से दे पाए। मैंने अभी बात की स्वस्थ खाने की, तो सुबह, अगर आप सुबह के सत्र में जाके अपना परीक्षा दे रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा घर से खा के जाए, क्योंकि वो एनर्जी आपको चाहिए होगी जब आप परीक्षा दे रहे हैं।
परीक्षा हॉल में टाइम से पहुंचे। अगर आपके खुद के स्कूल के अंदर ही आपकी कक्षा में ही परीक्षा हो रही है, आप उस वातावरण से भली भांति परिचित भी है, तब भी थोड़ा सा पहले पहुंचिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचे और उस समय हड़बड़ाहट कुछ हो जाए और कोई चीज जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वश में नहीं है, उसकी वजह से आप एकदम थोड़ा सा लड़खड़ा जाए। थोड़ा सा पहले पहुंचिए तो आपको शांत रहने में बहुत बहुत फायदा मिलेगा। प्रसन्न और सकारात्मक बने रहें। स्माइल रखिए अपने चेहरे के ऊपर, खुश रहिए। जितना आप बड़ी स्माइल लेके अपने मुंह के ऊपर आएंगे, तनाव अपने आप दिमाग से खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप अपने मुंह पे स्माइल लाएंगे तो आपके चारों तरफ चार लोग और स्माइल भी करेंगे, और अगर वो स्माइल करेंगे उनको देख के और आप भी और बाकी लोग भी स्माइल करेंगे, तो पूरा एनवायरनमेंट, पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण एक पॉजिटिविटी का बन जाता है और उससे भी तनाव जो है वो कम होता है। अपना आत्मविश्वास ना खोए। मैं देख सकता हूं आपके चेहरों पे कॉन्फिडेंस झलकता है। वो इसलिए झलकता है क्योंकि आपको पता है कि आप कौन हो, क्या आप कर रहे हो। तो वो जो आत्मविश्वास है आपके अंदर, उसको बिल्कुल भी खोए ना। अपने ऊपर वो पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, आप में वो क्षमता है, आपकी जितनी तैयारी है उस हिसाब से आप कार्य करेंगे। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। जब आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, जब आपके सामने प्रश्न आते हैं तो उसमें निर्देश लिखे होते हैं। कुछ हो सकता है 36 शब्दों में इसका आंसर दो, कुछ में होता है कि कोई डायग्राम बनाना है, कोई मानचित्र बनाना है, ऐसे ऐसे निर्देश होते हैं। तो इस समय जो वो निर्देश है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, हड़बड़ाहट में पढ़ोगे, तो आप उत्तर देने में सक्षम तो होंगे, पर वो उत्तर उतना ठीक से दे नहीं पाएंगे जितना कि आपसे मांगा गया है। तो निर्देशों को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है और उसी अनुसार आप अपना जवाब, अपना उत्तर दे सकते हैं। उन प्रश्नों का पहले प्रयास करें जिनको आप भली भांति जानते हैं और जिनके उत्तर आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो मान लीजिए आपके पास प्रश्न आए, 10 प्रश्न है, उसमें से 6 को आप बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं। उसका क्रमांक कोई भी हो, पर वो वाले आप पहले करिए। उससे होगा क्या, एक आपके पास ज्यादा टाइम होगा, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह तैयार किया है, उन प्रश्नों का आपको अच्छी तरह उत्तर आता है, तो उनको लिखने के लिए आपको एक तो टाइम मिलेगा, और दूसरा आपका स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि देखो इतना तो मैंने इतना अच्छा कर लिया, तो इतने नंबर तो मेरे पक्के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 4 का आपको उत्तर नहीं आता, पर इन 6 का तो बहुत अच्छा आता था, तो उनको आप पहले करिए और फिर दूसरों को आप अटेम्प्ट करिए। कोई प्रश्न मत छोड़ो। अगर आपको 10 में से 10 प्रश्न करने हैं और उसमें से मान लीजिए कोई एक ऐसा है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह उसका आपको उत्तर नहीं आता है, उसको छोड़िए नहीं। मन में स्थिरता लाइए। सोचिए कि जब वो वाली क्लास चल रही थी, जब अध्यापक उसके बारे में कुछ बोल रहे थे, या उसका जब आपने गृह कार्य किया था, या उसको आपने जब किताब में पढ़ा था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, और वो सोच के जितना आपको आता है अच्छे तरीके से, सलीके से, बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से उसका आप जवाब दीजिए। क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है, कुछ नंबर तो ज्यादा आ जाएंगे आपके। अगर आपके पास टाइम की कमी है, समय की पाबंदी है, जो कि हो जाती है कई बार, तो उस समय भी अपने प्रश्न को छोड़िए नहीं। मान लीजिए उसमें लिखा है कि आपको 50 शब्दों में या 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, पर आपके पास 100 शब्द लिखने का टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बुलेट पॉइंट्स में 3-4 वाक्यों में कम से कम कुछ जवाब तो लिखिए, जो कि बिल्कुल मेन वाले पॉइंट है। ठीक है, तो इससे भी आपको कम से कम इतना तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मार्क्स मिल ही जाएंगे। अपने उत्तरों को पढ़ने के लिए कुछ समय छोड़ें। ये हमेशा कहा जाता है कि जब आपने अपनी परीक्षा दे दी है, तो आखिर के कुछ क्षण, कुछ मिनट लगाएं कि आपने अभी तक जो लिखा है
वो क्या लिखा है और कहीं आपको कुछ चेंज तो नहीं करना। मान लीजिए कहीं पे कोई स्पेलिंग की गलती हो गई है, कहीं पे आपको कोई रंग भरना है, कुछ हाईलाइट करना है, कहीं कुछ अंडरलाइन करना है, तो वो करके आप अपने पूरे पेपर की शोभा बढ़ा सकते हैं और अपने आंसर को उतना ही ज्यादा फोर्सफुली आप बता सकते हैं, उतना ही ज्यादा जोर से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अपने उत्तरों पर चर्चा ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बार क्या होता है, हम जैसे ही परीक्षा देके कमरे से बाहर निकलते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी मित्रों के साथ उसके ऊपर चर्चा करने लग जाते हैं कि तुम्हारा इसका क्या आंसर था, तुमने क्या लिखा, मैंने तो ये लिखा। उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो लिखा वो आपने अपनी क्षमता, अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार लिखा और उसको वहीं खत्म कर दीजिए, क्योंकि अभी आगे आपकी और परीक्षाएं आनी है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपने दोस्त मित्र से कुछ पूछा, उसने जो जवाब दिया आपको उसका जवाब अपने जवाब से बेटर लगा या ज्यादा अच्छा लगा, वो बेशक हो या ना, पर आपको लगा। अब वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात रह जाएगी कि ओहो, आज तो इस प्रश्न का जवाब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। हमने ये प्रैक्टिस की थी, हमने एक ये आपको विधि बताई थी कि कैसे आप अपने नकारात्मक विचार को सकारात्मक बनाते हैं। पर उस समय आपने क्या किया, आपका जो भी सोच थी आपने उसे नकारात्मक बना दिया। अब आपको एक और एफर्ट, एक और प्रयास करना पड़ेगा नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने के लिए। तो आप उस सोच में पड़े ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे ही आप चर्चा करेंगे आपका मन जो है वो नकारात्मक हो जाएगा, पर मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे कि आपके दोस्त जो जवाब देते हैं आपको वो सुन के बेटर लगता है, या लगता है अरे हाँ, ये वाला तो ये ठीक बोल रहा है, किताब में भी ऐसा लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा। तो आप अगला परीक्षा के लिए भी तनाव ज्यादा पैदा करते हैं अपने दिमाग में, और फिर उस परीक्षा को भी आप खराब कर देंगे। तो वो मत करिए अपने लिए। तो एक और बार अगर आप किसी भी, जो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है या जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसके बारे में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत बड़ी चीज है जिससे कि आपको परेशान होना पड़े। छोटी छोटी चीजें ही आपको करनी है, अपनी जिंदगी में लानी है, अपने जीवन में उसका हर रोज प्रयोग करना है, ताकि आप इस तनाव से जो कि परीक्षा के समय ज्यादा होता है उससे आप दूर हो जाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने जब सत्र शुरू किया था, आप सबने श्रीमती कमथान मैम को सुना होगा। उन्होंने कहा था कि आप परीक्षा को सिर्फ उतना ही लीजिए जितना कि, उतना ही महत्व दीजिए जितना कि उसको मिलना चाहिए। और वो महत्व है कि परीक्षा आपके पिछले एक बरस का, एक साल का कुछ पाठ्यक्रम का एक छोटा सा माप है। वो आपको डिफाइन नहीं करता, आपके व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं है। आप कौन है, आपका जीवन कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर क्या है, वो डिफाइन नहीं करता। वो सिर्फ एक छोटा सा माप है। तो उस छोटे से माप को के ऊपर आप इतना परेशान मत होइए। उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार आपकी तैयारी ज्यादा होती है पर अंक थोड़े से कम आते हैं, ये जीवन है। तो ये हो सकता है, पर उससे परेशान होके अपने जीवन को खराब करना, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं बार बार भी दोहरा सकता हूं, पर मुझे पता है कि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको बहुत इस चीज के बारे में ज्ञात है। तो आप इसके बारे में सोचिए और अपने जीवन में इसको उतार लीजिए, क्योंकि ये माप बस उतना ही है जितना कि आप पिछले एक साल के आपके जो भी आपने पढ़ाई की है उसका कितना आप ठीक से उत्तर दे पाते हैं, बस उसी का माप है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का सत्र और ये जो हमारी सीरीज थी 4 सत्रों की उसको खत्म करता हूं। पर जाने से पहले 2-3 बातें हैं। एक, मैंने जैसे बोला था कि हम आपको टाइम देंगे कि आपके जो भी प्रश्न है, मान लीजिए हम नहीं उसका उत्तर ठीक से दे पाए या हमने उसको कवर नहीं किया, तो आप वो हमसे पूछिए। दूसरा, अभी कुछ ही देर में समग्र शिक्षा से कुछ अध्यक्ष आएंगे, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं अध्यापिकाओं को भी बोलना चाहता हूं कि जरा बच्चों को 5-10 मिनट के लिए बिठा के रखिए।
और जब तक हम ये प्रश्न बच्चों से ले रहे हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं जो भी हैं अलग अलग स्कूल में, उनसे एक निवेदन है, उनसे एक विनती है कि हमने जो ये सेशन किए हैं इसका एक फीडबैक का मैं लिंक अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उसका एक QR कोड भी है, आप वो स्कैन करके हो सके तो अभी अभी फीडबैक दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या बाद में भी उसको स्कैन करके या उस लिंक पे जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। तो बच्चों, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी परीक्षा में नहीं, पर जीवन में आने वाली और कई परीक्षाओं में और आपके जीवन के लिए आप उत्तीर्ण रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए ये QR कोड है। जब तक कि मैं बच्चों से बात करता हूँ, आपके पास कोई भी प्रश्न हो इसको लेके, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। आप चैट के माध्यम से भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर हम आपको इसी सत्र में यहाँ पे दे सके। तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। GGIC कर्णप्रयाग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम पुष्पांजलि है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। बोलिए पुष्पांजलि, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे अगर हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं और हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो हम उसके बाद मतलब हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जब सोच नकारात्मक होती है तो सबसे प्राकृतिक रूप से जो भी प्रतिक्रिया होती है वो भी नकारात्मक होती है, और ये बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत नेचुरल है। पर आपको करना क्या है, जो हमने आपको बताया है कि अपनी नकारात्मक सोच को आपने बदलना है। ठीक है, वो आप कैसे बदल सकते हैं? पहले तो आप ऐसे बदल सकते हैं कि उसके लिए अपने मन को आप ठहराए कि वो नकारात्मक ना रहे। श्वास लेना एक विधि है। अपने आप को आप जिस भी तरीके से करना चाहें कि आप उसके बारे में बात ना करें, उस सोच को, उस विचार को अपने मन से निकालने का प्रयास करें और उस विचार को बदलिए, जो कि हमने पिछले सत्र में किया था, ताकि आपकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव हो जाए। हमने एक उदाहरण लिया था कि मान लीजिए आपके अंक कम आते हैं, तो आपको पहला प्रतिक्रिया होती है, ओहो मेरे तो अंक कम आए। पर अगर आप उसे ये सोचते हो कि अच्छा मैं बेटर कर सकती हूँ, मैं बेहतर कर सकती हूँ, तो ये अपने आप में अंदर से एक सकारात्मक भाव को प्रकट करता है और सकारात्मक प्रतिक्रिया फिर अपने आप आपके अंदर से उत्पन्न होती है। तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपका जो पेपर था, उस दिन परीक्षा थी, वो इतनी अच्छी नहीं हुई और आप इस नकारात्मक सोच में और उसकी प्रतिक्रिया में फंस गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो अकेला आपको डिफाइन नहीं कर रहा है। आपके टोटल मान लीजिए आपने 5 विषय हैं जिसके आप पेपर दे रहे हो या 6 विषय हैं जिसके आप पेपर दे रहे हो, तो उससे अपने बाकी 4 या 5 को खराब मत करिए। आपको ये ठीक लगा उत्तर, या आप कुछ और दोबारा पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और भी इसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। दोबारा पूछना है कुछ आपको बेटा? मुझे उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और अगर आपको अभी भी कुछ और पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। किसी और स्कूल में कोई और विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहता है? 4 सत्रों में आपने जो भी गतिविधियां की हैं, क्या उसके बारे में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? शायद कोई गतिविधि ठीक से ना समझ में आई हो, आप चाहते हैं कि हम वो दोबारा आपको समझाएं, क्योंकि ये वक्त है जिसमें कि आप वो हमसे पूछ सकते हैं। हम यहीं पे साझा हैं आपके सामने, हम बने हुए हैं स्टूडियो में, ताकि हम उन सब प्रश्नों का आपको आराम से उत्तर दे सके, ताकि आपके अंदर कोई भी शंका, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। हम 1-2 मिनट की और इंतजार कर रहे हैं
हमारे यहाँ पे कुछ अध्यक्ष आ रहे हैं, पहुंच गए हैं, वो भी स्टूडियो में आ रहे हैं, वो आपसे भी बात करेंगे, साझा होंगे। कोई अध्यापक या अध्यापिका कुछ पूछना चाहता है अपने बच्चों के लिए, जिसमें कि हम शायद कुछ आपको मदद कर सके, कोई उत्तर दे पाए, तो अध्यापक अध्यापिकाएं भी हमसे बात कर सकती हैं और पूछ सकती है, क्योंकि ये आप ही के बच्चों के लिए है, आप ही के विद्यार्थियों के लिए है। तो अगर हम कहीं पे वहाँ पे सहायक बन सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ अध्यापक अध्यापिकाओं ने फीडबैक देना शुरू कर दिया है। जब तक कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर बाकी कोई देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। क्यूआर कोड आप दोबारा स्कैन कर सकते हैं या लिंक पे जा सकते हैं, या आप कॉपी करके बाद के लिए भी रख सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि आज के दिन के अंदर आप ये हमें दे दें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपका इसके बाद हम कोई भी वक्त या कोई भी समय इसके लिए हम आपसे लें, क्योंकि आपके पास और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है करने की, हमें मालूम है। कोई बच्चा ये बताना चाहेगा कि उन्हें कैसे लगे ये सत्र? स्ट्रेस मैनेजमेंट 4 दिवसीय वर्कशॉप के आज अंतिम दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा श्री कुलदीप गरला सर, कॉन्शियस लीप से श्री मुनीश मल्होत्रा जी और उनकी टीम, और वर्चुअल स्टूडियो का समस्त स्टाफ। ओपनिंग जब हुआ था तो डीजी मैडम ने भी काफी आपसे बातचीत की थी, बहुत सारी बातें हुई। इन 4 दिवसों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे जैसा कि पता चला कि बहुत सारी एक्टिविटीज भी आपको कराई गई, बहुत अच्छा आपका फीडबैक भी आ रहा है। इसका मतलब ये 4 दिवसीय जो कार्यशाला थी बहुत ही फ्रूटफुल थी। तो इसके लिए मैं पूरी कॉन्शियस लीप की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और उस दिन सर को भी आना था, एपीडी सर को, लेकिन वो कहीं बिजी थे। और आज सर ने कहा कि क्योंकि आज इस कार्यशाला का समापन है, 4 दिवसीय जो ऑनलाइन वर्चुअल हो रही है, तो सर ने कहा कि मैं भी अपने बच्चों के साथ और अपने टीचर्स के साथ कुछ संवाद करेंगे। तो सर्वप्रथम सर, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया आएं और परीक्षा में तनाव मुक्ति के लिए किस प्रकार से हम और क्या कर सकते हैं, आपके कुछ टिप्स बहुत आवश्यक होंगे हमारे बच्चों के लिए, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं श्री कुलदीप गरला सर, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा। जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, कॉन्शियस लीप के मुनीश जी आप लोगों के बीच में अभिवाचित उन्होंने आपसे की और पहले भी की होगी। उनके ट्रेनर्स और टीम के और लोग भी रहे होंगे। इस पहले दिन मैडम ने भी आपको संबोधित किया, झरना मैडम ने। साथ में मेंदोली जी हैं जो हमारे परियोजना राज्य परियोजना कार्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और स्टाफ ऑफिसर हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है कि आपसे बातचीत की जाए, और जो आपसे बातचीत हुई होगी परीक्षा, मैं भी अपने शुरुआती दौर में पीजीटी फिजिक्स रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाता था 11 और 12 के बच्चों को नवोदय विद्यालय में 90s में, 1990 के दौर में। तो मुझे मालूम है कि बच्चा ऊपर से मैं एक आवासीय विद्यालय में था, जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो मुझे बच्चों से मिलने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता था वहाँ पर। तो मुझे मालूम होता था कि कौन बच्चा किस तरह से पूरा दिन अपना बिताता है और किस तरह की चीज़ों को उसको सामना करना पड़ता है। तो आज तो आपके साथ बड़ा सौभाग्य है आपका कि बड़े लोगों ने आपसे बात की और इसका महत्व भी बताया होगा कि ये परीक्षा तो सिर्फ एक परीक्षा है, जो ऐसी और भी कई सारी परीक्षाएं आएंगी। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये माना जाना चाहिए। लेकिन यही हमारी अंतिम परीक्षा नहीं है, यही परीक्षा हमारा सब कुछ निर्धारित नहीं कर सकती। आप अपना सर्वोत्तम करेंगे वो अच्छी बात है, क्योंकि आपका परीक्षा देना ही आपके अधिकार में है। जो पढ़ाई आपने करी, जो चीजें आपने समझी हैं, वो जब आप प्रश्न पत्र आपके सामने आएंगे तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप उनका सर्वोत्तम उत्तर दें, और उत्तर देने के बाद उस प्रश्न पत्र को भी भूल जाएं और अगले विषय पर फोकस करें। तो
इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ गीता में बहुत अच्छा कहा गया है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्व कर्मणि। कहा गया है कि केवल कर्म करने पर ही आपका अधिकार है। तो परीक्षा सबके जीवन में आती है, जो पढ़ के निकल गए उनके जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं। तो आदमी को हर समय तैयार रहना होता है, क्योंकि अपना सर्वोत्तम करना होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, अपना काम करो, और ये भूल जाओ कि इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम निश्चित रूप से आपने देखा, महाभारत में भी अच्छा हुआ, अर्जुन की जीत हुई कम संसाधनों के बावजूद। और आपको मालूम है कि कितनी कठिनाइयों में वो रहे, 12 साल का उनको वनवास था, अज्ञातवास था। तो इन कठिनाइयों के बावजूद वो संगठित हुए, एक बहुत छोटी सेना से लेकर उन्होंने बहुत बड़ी सेना को हराया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो परीक्षाएं होती हैं और जब हम परीक्षा दृढ़ संकल्प होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीत होती है, हम विजयी होते हैं। लेकिन जो बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि आपको परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी बड़ी बात, कभी भी अपना वर्तमान देखकर हमको अपना भविष्य का निर्णय भी नहीं करना चाहिए। मेरे आज गणित में अच्छे नंबर नहीं आए या नहीं आ रहे हैं, तो मुझे ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि मैं भविष्य में भी कुछ नहीं करूंगा, गणित में भी कुछ नहीं करूंगा। या मेरे ज्योग्राफी में नंबर नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये मानकर नहीं चलूंगा कि मुझे भविष्य में भी यही सब कुछ होगा। ज्यादातर दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है कि जब हमने सोचा था कि ये काम ये नहीं कर सकते, उन्होंने वही काम करके दिखाया। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं, जॉन गुरडॉन का। वो इंग्लैंड के K-12 स्कूल, जैसे हमारे सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, उनमें पढ़ते थे। तो उनके टीचर ने एक बार एक पर्ची भेजी, क्योंकि वो बायोलॉजी में अच्छे नहीं थे। तो उनका टीचर चाहता था कि ये बच्चा कुछ और पढ़े, बायोलॉजी न पढ़े। तो अपनी तरफ से वो टीचर अच्छा सोच रहा था उनका। तो टीचर ने उनके लिए एक पर्ची लिखी और उनको पर्ची दी कि अपने पेरेंट्स को देना। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को पर्ची दी, तो उस पर्ची में लिखा था कि इट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम टू टीच बायोलॉजी टू जॉन। तो जॉन को बायोलॉजी पढ़ाना जो है समय की बर्बादी है। ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पाया कि जॉन ठीक नहीं कर रहा है, जो जिस क्लास में है बायोलॉजी में समझ में नहीं आ रही है, वो बायो के कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं है। लेकिन जॉन ने वो पर्ची अपनी मेज में रखी, और जब तक वो अभी 2012 में जॉन गुरडॉन को नोबेल प्राइज मिला बायोलॉजी में। जिसको कहा गया है ये बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, उस व्यक्ति को 2012 में नोबेल प्राइज मिलता है क्लोनिंग में, जीन क्लोनिंग में, और जिसका मेडिसिन में बहुत उपयोग हो रहा है। तो मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि आप भी ये सोचिए कि आपके अंदर भी जॉन गुरडॉन है। आज की परिस्थिति में हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस वो न हो जो आप सोचते हैं या आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये दिक्कत है। तो इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना है। हर एक के अंदर एक जॉन गुरडॉन है जो वक्त आने पर बाहर निकलेगा। लेकिन शर्त यह है कि पूरी गंभीरता रखनी है, इस परीक्षा में भी रखनी है और आगे भविष्य में भी जब आएंगी। तो ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा है, अपना सर्वोत्तम करिए। आपको बताया गया होगा कि खूब ठीक से 6 से 7 घंटे जरूर सोइए, और क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पर कोई ऐसी नई चीज मत पढ़िए। शुरू में जो पढ़ना है सब कुछ पढ़िए, लेकिन जब आपका कल पेपर है तो कोई नई चीज ऐसी न पढ़िए जिसमें आपको बहुत समय देना पड़े, आपने पहले आपको नहीं समझ में आया हो या नहीं कर पाए हो। साथ ही पेपर का एनालिसिस करिए कि कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं। आपके गुरुजी लोगों ने बताया होगा, प्री बोर्ड आपने दिया होगा, तो आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा चर्चा अपना पेपर देने के बाद अपने साथियों से भी मत करिए, क्योंकि आप लिख चुके हैं, फैसला एग्जामिनर करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म कर चुके, अब फैसला एग्जामिनर करेगा, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अपने प्रश्नों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर क्या है, क्योंकि आप डाउट में रहेंगे तो फिर आपको लगेगा इसमें मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। तो इस तरह की चिंताओं से बचने का तरीका यह है कि आप अगले काम पर फोकस करिए, अपनी तरफ से सर्वोत्तम करिए। समय मिले तो सुबह थोड़ा सा आप अपने घर में ही वॉक कर सकते हैं। हल्का फुल्का अगर खेलने का अवसर है तो खेल भी सकते हैं, जिसमें आपको चोट ना लगे। क्योंकि अगर किसी बच्चे को, बहुत सावधानी है आपको, पहाड़ के बच्चे हैं, चलने फिरने में जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते रहते हैं, हमें मालूम होता है कौन सा पत्थर कहाँ पर है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो पत्थर वहां पर नहीं होता है, हमारा पैर गलत पड़ जाता है, तो हम गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। तो आपको खास करके चोट से बचना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर चोट लगेगी तो आपको अगर सहायक भी कोई मिलेगा
तो वो एक तो वो जो सहायक है वो कोई जरूरी नहीं कि आप जैसा लिख सके, आपके अनुसार लिख सके। और दूसरी बात, आपका काम ढीला हो जाएगा क्योंकि किसी और को बताना और स्वयं लिखने में विचारों की श्रृंखला टूटती है। तो इसलिए अपना ध्यान भी आपने रखना है। इस दौरान खाना ऐसा खाएं कि आपका पेट खराब ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि आपको उसके लिए दवाइयां लेनी पड़े या आराम करना पड़े, लेकिन मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके गुरुजी लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं चमोली के बहुत लोग देख रहा हूँ, मैं पिछले अभी जुलाई तक चमोली में मुख्य शिक्षा अधिकारी था और हम भी वहाँ पर हमने 3 बार प्री बोर्ड हम करवाते थे और बच्चों से बातचीत स्टेट से भी होती थी, हम भी करते थे। तो सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अध्यापकों को खास करके, क्योंकि आपके विद्यार्थी वास्तव में परीक्षा आपकी हो रही है, विद्यार्थी तो मस्त रहें, वो अपना काम करें। तो जो आपने पढ़ाया वो भी परीक्षा हो रही है, तो मैं समझ सकता हूँ आपको भी तनाव होगा। अपने बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रहिए, उनके साथ हल्की फुल्की बातें भी करिए जिससे उनका मनोरंजन भी हो और वो कुछ सीखे भी, और उन्हें गाइड करते रहिए आखिरी मोमेंट तक। जो बच्चा आपसे अवेलेबल रहिए, कोई बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहता है तो उसे बताइए और समझाइए। बच्चों से भी मैं कहूंगा कि आप अपने अध्यापकों को से बात कर लीजिए कि सर मैं कभी भी फोन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं कभी भी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर सकती हूँ, केवल पढ़ाई लिखाई के विषय में। और तो आप उसका उत्तर जरूर देखिएगा। तो आप लोग निश्चित रूप से बच्चों को आखिरी समय में कोई संदेह हो सकता है, कोई जानकारी की किताब उनके पास ना हो, किताब में स्पष्ट जानकारी ना हो, या वो जानना चाहते हैं कि सर अगर इस तरह का निबंध आता है तो उस पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कभी क्लास में चर्चा नहीं हुई इस विषय पर। तो आप अपने बच्चों को टिप्स दे सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि सर किसी कविता का उत्तर लिखना है तो उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। यद्यपि क्लास में उन्होंने सीखा होगा, लेकिन वो अपने को दोबारा से रिवाइज करने के लिए ऐसी बातें कर सकते हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिंसिपल्स को, अब पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को भी रिलैक्स रखिए और अपने को समय दीजिए और अच्छी तरह से सोइए, और थोड़ा बहुत जो मैंने कहा अगर समय मिले तो हल्का फुल्का खेलिए और सब कुछ अच्छा होगा। ये परीक्षा एक जो भविष्य में होने वाली परीक्षाएं उनमें से पहली परीक्षा है, और इसलिए मैं इसे परीक्षा नहीं कहता, ये तो आगे बढ़ने का एक रास्ता है, एक द्वार है। परीक्षाएं तो तब होंगी जब आप बड़े होंगे और आपके सामने ऐसी समस्याएं होंगी जिनके समाधान आप ही ने निकालने हैं। तो वो मैं परीक्षाएं आपको रखूंगा, तो आप इस परीक्षा का आनंद लीजिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो टीम हमारी कॉन्शियस लीप की जो टीम है जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत इनोवेटिव विचार है, बहुत अच्छा विचार है। और मेंदुली जी जो इसको देखते हैं, हमारे स्टेट में जितने भी लोग हमारी बाहर से मदद कर रहे हैं उनके लिए मेंदुली जी कोऑर्डिनेट करते हैं। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका भविष्य अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें और आपके प्रयास सफल हों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। निश्चित रूप से आप हमेशा बच्चों को एनकरेज करते हैं और लगातार आप सर की बहुत सारी किताब, 2 किताबें तो सर की पब्लिश हो चुकी हैं, आप लोग जरूर पढ़िए। आप मुनीष जी आप भी पढ़िए, सर बहुत अच्छे राइटर भी हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे थिंकर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर बहुत पॉजिटिव होते हैं, और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो सारा काम अपने आप ही निकल पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत कुछ हमने भी सर से सीखा था। सो मच, थैंक यू सो मच सर। कुछ बच्चे यदि सर से बात करना चाहें, 2-3 स्कूल चमोली का कोई लगा लीजिए, कोई हैंड रेज हो रहा है कहीं से भी। ये वर्कशॉप कैसी रही आपके लिए, इसके बारे में कुछ फीडबैक बताइए। टीचर्स भी बात कर सकते हैं। जी ऐसी तरह आप माइक ऑन कीजिए बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। जी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर मैं ये कह रहा था, अभी सर ने बताया कि एक आप अच्छे कवि हैं, तो सर हमें एक ऐसी कविता सुना जिससे हमारे अंदर सर एक सकारात्मक भाव पैदा हो सर परीक्षा के तनाव लेकर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ और एक स्कूल को ओपन करिए जो मेरे साथ बाद में दोहराएंगे उसको किसी बड़े। आप लोग लास्ट में जब मैं बोलूंगा तो उसे दोहराएंगे, राइट? चलिए। ओके सर। रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। हौसले का मतलब होता है हिम्मत, और मंजर का मतलब होता है वो सीन आएगा, वो चीज होगी। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समंदर चलकर आएगा, मतलब जो लक्ष्य आपने रखा वो खुद आप तक पहुंचेगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर चलकर आएगा।
अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा रख हौसला तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समुंदर चलकर आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। हम सब मुसाफिर हैं, आप बढ़ रहे हैं अपने कैरियर की तरफ, आगे की तरफ, तो सभी मुसाफिर हैं। तो थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। बोलिए सब, मंजिल भी मिलेगी और सब बच्चे बोले, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी और आएगा। मंजिल भी मिलेगी और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जीआईसी महाकालेश्वर, कोई भी बच्चा माइक लेके बात करे। गुड इवनिंग सर। अभी ठीक, बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बेटा। सर, जो आपने परीक्षा पे तनाव पे आपने जो कार्यक्रम कराए, इसमें हमें बहुत हमारा जो तनाव था परीक्षा पे, वो हमारा बिल्कुल तनाव से जो हमारे पे परीक्षा, जो आपने हमें सब कुछ बताया, वो हमने अपनी जो लाइफ है उसमें फॉलो किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर मैम जितने भी सर मैम लोगों ने हमें सब बताया, उसमें हमें बहुत खुशी मिली। और सर ने आज हमें टाइम टेबल बताया अपने एक सब्जेक्ट को लेके, अपने परीक्षा को लेकर, उसमें भी हमें बहुत अच्छा लगा। और हम अगर इसको अपनी लाइफ में, अगर हम इसे अपनी लाइफ में लागू करते हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं पे अच्छी जगह पे जा सकते हैं। थैंक यू। शायद नहीं, आप पक्का जाएंगे अच्छी जगह पे, आप पक्का अच्छी जगह पे जाइए। ताली बजाइए अपने लिए। थैंक यू सर। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं निवेदन करूंगा कि कॉन्शियस लीप के सॉल्यूशन हेड हैं यहाँ पे श्री मुनीश मल्होत्रा जी, और आपने इन 4 दिवस में हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। एक छोटी सी भेंट शिक्षा विभाग की ओर से आपको देना चाहेंगे तो। थैंक यू सो मच। एक अनामिका जी, आइए। थैंक यू सो मच। अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।